सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। मेरे से पहले बहुत सारे साथियों ने अपने विचार रखे, कैसे जाट समाज आगे बढ़े, जाट समाज की हिस्ट्री क्या रही, हमारे जाट योद्धाओं ने किस तरह से इस समाज का नाम है देश और दुनिया में बड़ा करने का काम किया। अगर एक एक के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी बहुत देर से बैठे हैं, आपके सामने सारी बातें अलग अलग साथियों ने अपने अपने तरीके से आपके सामने रखने का काम किया। एंड में सबकी एक ही प्रतिक्रिया थी, सब एक ही बात चाहते थे कि हम समाज के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा अपना एक इतिहास रहा है, महाराजा सूरजमल से लेकर के चौधरी देवीलाल तक अनेक ऐसे योद्धा इस देश में पैदा हुए जिन्होंने हमारे समाज की एक अलग पहचान बनाने का काम किया था। राजा सूरजमल जो थे, उन्होंने तो एक ऐसे समय में जब मुगलों का राज था और कहीं मुगल जो हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए प्रताड़ित करते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे, अगर उनको किसी ने सबक सिखाने का काम किया तो शख्स का नाम महाराजा सूरजमल था। उनकी अपनी एक हिस्ट्री थी। और उसके बाद जब अंग्रेज हमारे देश में आए और अंग्रेज ने जब किसान को कमजोर करने की कोशिश करी, विस्तार से तो चौधरी वीरेंद्र सिंह आपको बताएंगे, लेकिन एक ऐसा समय था किसान के खेत की गेहूं की फसल पक करके तैयार हो गई थी और अंग्रेज जो शासक थे वो किसान की उस फसल के दाम बढ़ाने की बजाय उसे सस्ते पे खरीदना चाहते थे। चौधरी छोटू राम उस वक्त में पंजाब सूबे के रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे और चौधरी छोटू राम ने अंग्रेज की उस सरकार के सामने अपने उस विधानसभा में कहा था कि अगर आप किसान की फसल के दाम नहीं बढ़ाओगे तो हम पूरी इस पक्की पकाई फसल को आग के हवाले कर देंगे, लेकिन आपको सस्ते में नहीं देंगे। इसीलिए चौधरी छोटू राम को किसानों का रहबर कहा जाता है। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी और किसानों में सबसे बड़ा अगर कोई कौम काश्तकार थी तो जाट थे और उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेज को मजबूर होकर के किसान की फसल के दाम बढ़ाने पड़े। उसके बाद इस देश में किसी ने किसान की पहचान फिर से बनाई तो शख्स का नाम चौधरी चरण सिंह था। पहली दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ना केवल उन्होंने जाटों की पहचान बनाने का काम किया, बल्कि जो खेती करने वाले लोग थे उनकी पूरी देश के अंदर एक पहचान कायम करने का काम किया। और चौधरी छोटू राम के बाद अगर किसी ने आपकी लड़ाई को लड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था।
चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अनेक ऐसे काम किए थे जो आज पूरे देश के लिए मिसाल बने हुए हैं। अगर मैं उनकी भी विस्तार से चर्चा करूंगा तो समय लगेगा। हमारे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हुए हमारे समाज के, जिन्होंने न केवल खेल की दुनिया के अंदर हमारे गांव का, हमारे सूबों का, हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवा करके नाम रोशन करने का काम किया, बल्कि उन्होंने आपकी अपनी कौम को, जाट कौम को भी एक पूरे देश और दुनिया में उसकी पहचान बढ़ाने का काम किया। हमें उन लोगों पे भी फख्र होना चाहिए। अनेक बार जब युद्ध हुए, उस युद्ध के अंदर अगर दुश्मन को किसी ने सबक सिखाया तो उसमें भी सबसे बड़ी कुर्बानी जो है जाटों की रही है। कारगिल का तो पूरा का पूरा युद्ध जो था, उस युद्ध को तो जीतने का काम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जाटों ने मिलकर के किया था। उसमें और जातियों के लोग भी थे, लेकिन बड़ी संख्या में जाट का योगदान था उस युद्ध को जीतने का। मुझे बड़ी हैरानी थी, मैं पूछ रहा था पलसानिया साहब से कि राजस्थान सूबा जो है इसमें जाटों की परसेंटेज संख्या कितनी है। ये बता रहे थे 18 से 22। इस प्रदेश में 22% जाट की संख्या है, जो डिसाइडेड फैक्टर है कि किसकी सरकार बने। आज तक वो अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकी। मैं पिछले दिनों राज्यसभा कभी कल परसों जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनका एक बयान आया था। उनसे प्रेस के लोगों ने पूछ लिया कि मुख्यमंत्री जी, आपने ऐसा कौन सा चमत्कार किया जिसकी वजह से आपने तीसरा मेंबर राज्यसभा का आपने अपना बना लिया। तो बड़े फक्र के साथ कह रहा था कि 201 एमएलए हैं, उनमें मैं अकेला माड़ी हूं, और मैं इस प्रदेश का अकेला माड़ी अगर मुख्यमंत्री हो सकता हूं, ये चमत्कार कर सकता हूं, तो ये चमत्कार मेरे लिए क्या मुश्किल। ये चैलेंज है हमारे लिए। एक जो आदमी ये कह करके कि मैं 201 में अकेला जीत करके और मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, तो 22% लोगों के लिए चैलेंज की बात है कि नहीं है। अभी मेरे से पहले बहन सुमित्रा आर्य जी कह रही थी कि 100 ऐसे राजस्थान में है जिस पे हम जाट डिसाइड करते हैं कि कौन विधायक चुन करके जाएगा, कौन मेंबर पार्लियामेंट बन करके जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है, आपकी संख्या तो 30 भी नहीं है। आप तो 100 की बात करते हो, और जब सिर आपके गिने जाते हैं विधानसभा के अंदर तो महसूस होता है, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां का जो जाट है वो राजनीतिक तौर पे आपसे कहीं ज्यादा सूझवान है और आगे भी है। हमारे यहाँ पे मैंने एक चीज और आपके यहाँ पे सुनी। हमारे यहाँ पे तो जितने भी जिले हैं, उन जिलों में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में जाटों ने अपने एजुकेशन सेंटर ना बनाए होंगे। अंग्रेज के वक्त में भी सर छाजूराम जो जाट हिसार से जो संबंध रखते थे, उन्होंने हिसार के अंदर एक जाट कॉलेज की स्थापना करी। रोहतक के अंदर जाट कॉलेज की स्थापना हुई, जींद में हुई, अनेक जिलों में इस तरह की स्थापना हुई। आज चौधरी देवीलाल के नाम से, सर छोटू राम के नाम से, चौधरी बंसीलाल के नाम से, चौधरी रणबीर सिंह के नाम से अनेक एजुकेशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके अंदर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप जाओगे, जब आप वेस्टर्न यूपी में जाओगे तो आप देखोगे सब जिलों के अंदर जाटों ने एजुकेशन की बड़ी बड़ी संस्थाएं बना रखी है। हर जिले के अंदर आपको 2-2, 3-3 कॉलेज जो है, एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो जाटों के नाम पे बनाई हुई है। लेकिन राजस्थान के अंदर 22% पॉपुलेशन है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। यहाँ एक भी कोई कॉलेज, स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी
किसी भी जाट संस्था के नाम पर नहीं है। यहाँ धर्मशालाओं की भी कमी है। मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब 2000 में मुख्यमंत्री थे, 2000 से 2005 के बीच में, तो जयपुर के अंदर ही जाटों ने एक किसान छात्रावास जो है, लड़कियों को कैसे हमारी बच्चियां जो जयपुर में आकर के अपनी पढ़ाई कर सके, उसके लिए एक डॉक्टर हरि सिंह जी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने चौटाला साहब को भी उसमें इनवाइट किया था। चौटाला साहब ने उनसे पूछा कि बताओ आप मेरे से किस तरह की मदद चाहते हैं। उन्होंने 11 लाख रुपए मांगे थे कि आप हमें 11 लाख की राशि की सहायता करो ताकि हम इस छात्रावास को बना सकें। हम लोग कुछ पैसा अपना इकट्ठा करेंगे ताकि छात्रावास बन करके तैयार हो जाए, हमारी बच्चियां इसमें रह करके अपनी शिक्षा पूरी कर लें। चौटाला साहब ने 51 लाख रुपए दिए और 51 लाख देकर के ये कहा था कि अगर फिर कोई कमी रह जाए तो आप बेहिचक मुझे टेलीफोन करके बता देना, मैं फिर से आकर के जितना पैसा आप कहोगे हमारे इस संस्थान के लिए देने का काम करूंगा। मेरी विशेष रूप से जो एनआरआई हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो अपना बड़ा बड़ा कारोबार कर रहे हैं, जो भी बता रहे थे कि हमने किस तरह से जाकर के अपना काम शुरू किया और कैसे हमने मुकाम हासिल करने का काम किया, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप जाट के घर में पैदा हुए हैं और आपने अपनी मेहनत से बहुत कमाई की है, बहुत नाम अपना कमाया है। आज सब आपका स्वागत कर रहे थे, सब हम वेलकम कर रहे थे। हमें बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे लोग आज जो है दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी एक हैसियत रखते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से एक कोई ऐसी संस्था बनाओ, ऐसी संस्था बना करके जहाँ आज एजुकेशन की जरूरत है, जहाँ हमारे बच्चों को पढ़ा करके आगे लाया जा सकता है, उसके लिए आप खुल करके दान दो, इंस्टीट्यूट बनाओ। जैसे हमने हरियाणा के अंदर जगह जगह पे बनाए। आज भी चौधरी देवीलाल के नाम से मैंने सबसा के अंदर उनके ट्रस्ट बना करके एक इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसके अंदर आज 6000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। 2 ऐसे इंस्टीट्यूट भी मैंने बनाए चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारे जो बच्चे जो IAS IPS की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम निःशुल्क उनको उनकी क्लासेस करवाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उन बच्चों को हर तरह की मदद करते हैं। हम जहाँ अपने समाज को जोड़ने का काम करें, वहीं हमारे समाज को हम शिक्षित करें। अगर समाज शिक्षित हो जाएगा, बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तो मान कर कि चलो समाज अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम राजनीतिक लोग बड़े स्वार्थी हैं। हमारे में एक बहुत बड़ी कमी है। जो पढ़ा लिखा बच्चा जॉब में चला जाएगा वो तो समाज के बारे में सोच लेगा, लेकिन हम जो राजनीति करने वाले हैं, हम आपके बीच में भाषण तो दे देते आकर के कि हम समाज के बड़े हितैषी हैं, लेकिन जब राजनीतिक तौर पे कहीं दाव लगाने की बात आती है तो फिर हम समाज को भूल जाते हैं, फिर तो हम अपना दाव लगाते हैं। आज इसी वजह से हम सब जगह पिछड़ गए। पहले चर्चा चल रही थी कि पहले कई चीफ मिनिस्टर जाट बना करते थे, अब तो एक भी नहीं है। वो एक जो बना है वो भी कठपुतली है। उसका भी ये मान के चलो कि जो केजरीवाल आदेश कर देता है उसको वही मानना पड़ता है। वो तो रबड़ स्टैंप है बेचारे। मैं बधाई देता हूँ चौधरी सतपाल सिंह जी, जो महामहिम है हमारे, कि उन्होंने गवर्नर के पद पे रहते हुए भी जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के चारों तरफ, लाखों की संख्या में किसान बैठ करके 3 कृषि के काले कानून को वापस कराने की मांग कर रहा था। अगर किसी आदमी ने किसान की आवाज को सत्ता में रह करके सबसे ज्यादा बुलंद करने का काम किया और सबसे ज्यादा सरकार को एहसास कराने का काम किया, तो उस शख्स का नाम और कोई नहीं, आपके बीच में बैठे हैं
हमारे महामहिम, जो अपना इस्तीफा जेब में डाल करके गए थे प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री को बता के आए कि या तो आप मेरा रिजाइन ले लो और या फिर कृषि के 3 काले जो कानून आपने बनाए हैं इनको वापस कर दो। मैं इनके बारे में जितना भी इनकी इस मामले में तारीफ की जाए बहुत कम है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आज इस मंच से, आज हम लोग पता नहीं हमारी इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए कब इकट्ठा होंगे, कब इस कौम को आगे लेकर के जाएंगे। आज दूसरी संसद है, इंटरनेशनल जो है, पार्लियामेंट के भी 3 सत्र होते हैं। पार्लियामेंट में एक सत्र जो है बजट का हो जाता है, एक उसके बाद आपका सेशन जो है विंटर सेशन आ जाता है, एक बारिश के महीने में भी आता है। लेकिन हमारे तो 4 ऐसे योद्धा हुए हैं, 4 ऐसे नायक हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज की पहचान बनाई है, जिनमें सबसे पहले महाराजा सूरजमल थे। उनके नाम की भी एक संसद होनी चाहिए हर साल। एक संसद जो है सब छोटू राम के नाम से भी हो, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। एक संसद चौधरी चरण सिंह के नाम की हो और एक संसद चौधरी देवीलाल के नाम की हो। अगर ये 4 संसद होगी और उन चारों संसद के अंदर आप मान के चलो लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और समाज में सुधार भी आएगा। और सुधार के साथ साथ हम जैसे लोगों को भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। उसके साथ साथ आज आप सारे के सारे खेती से जुड़े हुए लोग हो, आपने सारी उम्र अपनी एक पहचान बनाई, तो पहले खेत में काम किया, फिर आगे जा करके चाहे वो आप राजनीतिक फील्ड में गए, चाहे बिजनेस में गए, चाहे कोई अधिकारी बने, वो एक पहचान आपने उस खेती से अपना काम सीख करके बढ़ाने का काम किया। तो आज जरूरत है, जैसे 3 कृषि के काले कानून के लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी, आज भी इस देश को जरूरत है कि किसान फिर से मजबूत हो। इसके लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, ये एक प्रस्ताव मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। और आप इस प्रस्ताव को जब महामहिम अपनी बात आपके सामने रखें, जब ये अपना भाषण खत्म करें, तो दोनों हाथ खड़े करके इस प्रस्ताव को पारित करवाना, पास करवाना। और मैं पलसानिया साहब से कहूंगा कि प्रस्ताव जब पास हो जाए तो इस प्रस्ताव की एक कॉपी देश के प्रधानमंत्री तक और महामहिम साहब को भी देना, ताकि हमारी बात उनके आगे रखी जा सके। मन बहुत था बहुत सारी बातें करूं, लेकिन आप बहुत देर से बैठे हैं, अभी बहुत सारे वक्ता भी हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको अपने अनुभव बताने हैं, महामहिम ने बताने हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताने हैं, और भी कोई साथी बोलने वाला होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब जो है जो सुझाव हमारे बीच में आ जाए हैं उनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, और ना केवल हमें उस पर विचार करना चाहिए बल्कि गंभीरता के साथ हमें उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।